Hello दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज आदित्य एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। तो मैंने पिछली 2 लेक्चर्स में आपको रिफ्लेक्शन के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। तो जैसे कि आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये एक सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है। ये बेंडिंग होता क्यों है? क्योंकि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है, या तो कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है। और उतने ही टाइम में उसको रिकवर करने के लिए उसको अपना पाथ को चेंज करना पड़ता है, उसे अपनी पाथ को चेंज करना पड़ता है। तो पाथ चेंज करने के कारण लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग। बट अगेन स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू वी आर फोकसिंग ऑन 2020 राइट नाउ। सो अभी हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, ये हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में अभी हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को। पहले अभी जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ इंट्रोज और उस पर कुछ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस एंड फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस। ओके, तो हमारे पास ये 3 लेक्चर में ये डिवाइडेड होगा। फिर आगे रिफ्रैक्शन के और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो मान लीजिए कि एक सरफेस का ये वो सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर एक दूसरा मीडियम है, इसके ऊपर एक दूसरा मीडियम। ठीक है, तो होता क्या है, हर मीडियम की अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। हर मीडियम की अपनी एक खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हर मीडियम की अपनी एक खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन है और ये कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर 2 मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। ओके, तो ये 2 मीडियम है, दोनों के बीच में ये सेपरेटिंग लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, एक लाइट रे आ रही है, ठीक है। ये लाइट रे इस मीडियम के बाद जाने से, अगर ये मीडियम नहीं रहता तो ये कुछ इस तरह जाती, मगर अब ये कुछ इस तरह जाने। ठीक है, ये आ रही थी इधर से, जा रही है, ये बीच में इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन चल जाता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। अब देखिए क्या होता है, ये एक मीडियम है। ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। ठीक है, तो जैसे हम लोग नोट करते हैं, जैसे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सपोज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, तो μ2 है। और अब ये देखिए, ये सरफेस पे ये इधर से लाइट आ रही है, तो इस लाइट की स्पीड मान लीजिए कि v1 क्या है, v1। ओके, ये लाइट की स्पीड क्या है, v1। और इस मीडियम में मैंने आपको बताया था, ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जब जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इस मीडियम में इस लाइट की स्पीड हो जाएगी v2। सपोज v2 मान रखा है। ठीक है, ये होगी v2, इसकी मान लीजिए μ1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी है μ2। ओके, ठीक है, और उसी तरह इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ऐसे एक चीज है कि ये जो है μ1, लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये इस मीडियम में और इस मीडियम में, जो कोई भी मीडियम जब भी ये चेंज कर ले, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। तो ये v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। तो इससे हम μ1 μ ही देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होती, दोनों की म्यू है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रही है वो बेसिकली किसके वजह से हो रही है, वेवलेंथ के चेंज होने से हो रही है। यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई असर नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे इसका कोई असर नहीं है।
अब देखिए ये हो गया ना। अब देखिए म्यू, ये जो म्यू है, ठीक है, ये म्यू है, ये म्यू वन है, ये म्यू टू। तो हमने क्या बताया था कि म्यू जो होता है, म्यू जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन, जैसे इसमें, ठीक है, तो ये कोई मीडियम है, तो इसका जो म्यू वन होगा, ये म्यू वन जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को अगर हम लोग सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लिया हम लोगों ने, तो म्यू वन होगी सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1, कितनी है, v1, ओके। और उसी तरह हम लोग अगर देखें v1, अब देखिए हमने वेव्स में पढ़ रखा है v इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा, ये हो जाएगी c अपॉन म्यू लैम्डा वन, ओके। ये क्लियर आप लोगों को, म्यू अपॉन म्यू इक्वल टू c अपॉन म्यू लैम्डा वन, क्योंकि v जो होती है वो होती है, v जो होगी वो होती है म्यू लैम्डा, ठीक है। तो v1 जो होगी वो होगी म्यू लैम्डा वन, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग अगर देखें म्यू टू के बारे में, तो उसी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करेंगे तो c अपॉन v2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी c अपॉन म्यू लैम्डा टू, ओके। ये दोनों के अलग अलग, ठीक है। अब अगर हम ये दोनों का रेशियो निकालें, मान लीजिए म्यू टू अपॉन म्यू वन करें, लाइट आती है आपको, शायद नहीं आ पाएगी, म्यू टू अपॉन म्यू वन अगर करते हैं, ये हो जाएगी c अपॉन, ये देखिए c अपॉन म्यू लैम्डा टू इंटू c अपॉन म्यू लैम्डा वन, ठीक है। तो c और म्यू बन जाएगी, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, ये हो गई, ये एक चीज हो गई, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब देखिए अगर ये हो गई न्यू की रिलेशन वेवलेंथ के साथ, ये हो गई न्यू की रिलेशन वेवलेंथ के साथ। अब देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन लेना चाहें तो वो तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू c अपॉन v2 इंटू c अपॉन v1, c खत्म हो जाएगी, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गई वेलोसिटी के साथ, ये रिलेशन आ गई वेवलेंथ के साथ। इसे मैं कंक्लूड करके इधर लिख देता हूँ, हम लिखेंगे म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू, ये हो जाएगी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू और v1 अपॉन v2, ठीक है। ये रिलेशन, ये एक रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसी फिगर में देखिए ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसका जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें हो गई यहाँ पर। तो इसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो दिया गया है उसे हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, ओके। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और इसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, मतलब साइन इंसिडेंट रे जिस मीडियम है उसके साथ अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा इस तरह से, तो इसका फिर हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। ये
पूरी रिलेशन हो गई जिसका यूज काफी ज्यादा आपको आएगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चीज का यूज आपको बहुत ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना भी मीडियम हो, आप स्नेल्स लॉ का यूज करके आप उसको हर मीडियम को इक्वल टू कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने स्लैब रख ली, ये दो स्लैब है। ठीक है, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, और ये इधर एयर है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे सरफेसेस हैं। देखिए एक सरफेस ये होगी इसके और इसके बीच में, एक सरफेस ये हो गई इसके और इसके बीच में, और एक सरफेस ये हो गई इसके और इसके बीच में, यानी 3 सरफेसेस हैं। तो स्नेल्स लॉ है जो है वो सरफेस पे ही लगता है। ठीक है, तो 3 सरफेसेस हैं, इसका मतलब 3 बार वो इक्वेशन लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा, देखिए हो जाएगा। मान लीजिए कि ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये ऑब्वियसली μ1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बनेगी कैसे, μ1, μ2, μ3 और μ1। ओके, तो यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आएगी, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, और फिर यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर से फिर से इधर। तो ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आप सीधे हर किसी के ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, ये ऑब्वियसली θ2 ही रहेगी, ये θ3 है, ये θ3 रहेगी, और ये θ4। ठीक है, θ4। तो आप इसमें लगाया कैसे जाता है, सीधे μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ2 sin θ3 इक्वल टू μ3 sin θ3, सॉरी μ3 sin θ3, और देन अगेन इक्वल टू μ1 sin θ4। इस तरह से आप इसमें इक्वेशन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये है अगर मल्टीपल सरफेसेस रहेंगी तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंट्रो है, इस पे कई अलग अलग टॉपिक्स बनेंगे, तो उस पर अलग अलग वीडियोज आएंगे। तो ये इस इंट्रोडक्शन पे कुछ सवाल मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसे पॉज करके थोड़ा सा देख लें और इसे नोट कर लें, क्योंकि मेरे बोर्ड में उतनी जगह नहीं है कि इस सवाल को मैं लिख पाऊँ और फिर उस पर सोल्यूशन भी सेम बोर्ड पे बना पाऊँ। वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं स्क्रीन का भी फोटो एक डाल देता हूँ, वो सवाल होगी और उस पर ये बना। तो देखिए इस सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, इस सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एमिटिंग light in vertically upward direction and the container is filled with liquid of refractive index √2 if it starts acceleration with x axis। तो हम एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, v = √2। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, और इससे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाते हैं, तो आप इसे थोड़े से देख लीजिए अच्छे से। लिक्विड जो है इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v = √2 है। ठीक है, और इसमें v लगेगी, ठीक है, v लगेगी। और देखिए और ये क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है।
एक्सेलरेट कर रहा है इक्वल टू g/√3 के स्पीड से, ठीक है, इक्वल टू g/√3 के स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस क्या नाम है, और इसमें पॉइंट सोर्स रखी हुई है जहाँ पर, ठीक है, पॉइंट सोर्स रखी हुई है जो कि एक लाइट एमिट कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, और वो ऐसे लाइट, एक स्ट्रेट लाइट ऐसे एमिट कर रही है। तो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये कितने एंगल से डेविएट होगा, कितने एंगल से डेविएट होगा, ये हो जाएगी उसकी एंगल जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है पर हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम काइनेटिक्स के हिसाब से चलें तो ये जब आगे जाएगी, ये जो आगे जाएगी, ये जो पानी है ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये इस स्लैंट लेवल में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये फिर अलग से कुछ फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है। अब ये है तो ये पानी अब ऐसे नहीं रहेगा, काइनेमेटिक्स में अगर आपको पता होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा स्लाइड, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर इक्वल टू g/√3 के स्पीड से जा रहा है। अब देखिए ये इस तरह होगा कि ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा, तो हम लोग काइनेमेटिक्स में जानते हैं कि ये थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू a/g, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू a/g, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू a/g, a दी हुई है, a इक्वल टू हो जाएगी g/√3 इंटू g की खत्म, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगी 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो जाएगी 30 डिग्री, मतलब ये जो है ये 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ से पॉइंट सोर्स जा रही है ये ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल, ये कितनी एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, ये वाली एंगल होगी 60 डिग्री। अब देखिए इस पे ये जो सरफेस है इस पे हमें नॉर्मल बनाना होगा, क्या बनाना होगा, नॉर्मल बनाना होगा, ठीक है। ये सरफेस पे कुछ इस तरह नॉर्मल आएगी, ठीक है, तो नॉर्मल बनाएंगे तो इंसिडेंट रे जो होगी वो नॉर्मल से ही देखी जाएगी, ये इंसिडेंट रे जो होगी वो 30 डिग्री होगी, तो आई इक्वल टू क्या हो गई 30 डिग्री, क्लियर है, आई इक्वल टू हो गई 30 डिग्री। अब देखिए आई इक्वल टू 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड की दी हुई है √2, तो हमें पता चल जाएगा ये जो डेविएट होगी वो कितनी एंगल से डेविएट होगी, देखिए कैसे पता चलेगा, फिर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। देखिए इधर की जो व्यू है यानी कि √2 इंटू साइन 30 डिग्री, इसी मीडियम की जो एंगल है उसके साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये एयर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी, और इंटू साइन थीटा में निकालना है, ठीक है, साइन थीटा में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी √2 इंटू साइन 30 डिग्री होती है 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री होगी 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो हो जाएगी √2/2, तो इसमें हम लोग √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी इक्वल टू 1/√2, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, कितनी वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो ये जो इसकी जो एंगल इससे बनेगी, इसकी जो एंगल नॉर्मल से बनेगी वो होगी 45 डिग्री, ठीक है, ये जो पूरी एंगल होगी ये होगी 45 डिग्री, ये वाली एंगल ये 45 डिग्री, लेकिन हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो ये स्ट्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो एंगल है ये तो 30 डिग्री है, आप देखिए वर्टिकली अपोजिट हो रही है 30 डिग्री, तो हमें ये एंगल कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, ये जो एंगल थी ये टोटल एंगल हमने निकाला 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये वाली जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट इसके है, तो ये हो जाएगी 30 डिग्री, और तो बची ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगी हमारी 15 डिग्री, ठीक है, ये होगी एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिससे कि हमें इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसमें हमने काइनेमेटिक्स का यूज़ किया, इसमें हमने स्नेल्स लॉ का यूज़ किया, इसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की यूज़ की। तो ये यूज़ करने से हमारा ये प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और कहने की कॉन्सेप्ट बूस्टर सवाल था। ठीक है, तो ये फिर हम लोग चलते हैं एक और इसी तरह के सवाल पे इस वीडियो को एंड करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मैं उसी तरह स्क्रीन पे एक फोटो डाल देता हूँ, क्योंकि लिखने का उतना यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगला सवाल ये रहा आपकी। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लेन पर एक बाउंड्री है बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में एक बाउंड्री है, जो कि एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई प्लेन ऐसे होती किस तरह, इस तरह होती है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, लेकिन मैं इस तरह मान लेता हूँ क्योंकि हम प्लेन किसी भी तरफ मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन पे एक बाउंड्री है और क्वेश्चन में दी हुई है कि एक मीडियम है जो z से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 एंड द अदर मीडियम 2 विद z लेस देन 0 हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3। अ रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 गिवन बाय द वेक्टर a इक्वल टू 6√3। तो देखिए गिवन क्या क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और इधर मीडियम 1 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इधर मीडियम 2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो एक पॉइंट सोर्स से एक रे ऑफ लाइट दी गई जो कि वेक्टर ए है, जो कि ए वेक्टर के रूप में हमें दिया गया है। और इस ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, 6√2 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस k कैप। ओके, तो ये दी गई और ये बता दिया गया कि ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड एक्सिस जेड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यानी कि ये जो हाइट वाली प्लेन आएगी ये हो जाएगी जेड एक्सिस, ये जो ऊपर वाली हाइट वाली प्लेन होगी ये वाली होगी, ये होगी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये जेड एक्सिस होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसमें थोड़ी वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया है। तो ये एक रे ऑफ लाइट, ये ए वेक्टर जो है ये वाली ये दी गई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2, मतलब ये एक बाउंड्री है और ये नीचे मीडियम 2 है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो लाइट बेंड करेगी इधर से बेंड कर जाएगी, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फिगर से हटा करके इसको एक 2 डायमेंशनल फिगर बना देते हैं। ठीक है, एक 2 डायमेंशनल फिगर बना देते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर मान लीजिए कि इससे मेरा मतलब मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक एक्स वाई प्लेन है और ये ऊपर में जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ से एक रे आ रही है। ठीक है, ये रे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी। ठीक है, अब ये जो रे है ये यहाँ से ये मीडियम 2 से ये कुछ इधर डेविएट कर जाएगी। ठीक है, क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 होगा, इसकी है √2, इसकी है √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल है। तो इसमें क्या है, ये वेक्टर है, ये देखिए ये वेक्टर, तो हमें ये एंगल अगर निकालना है। ठीक है, ये जेड एक्सिस का वेक्टर है। ठीक है, ये जेड एक्सिस का वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर जो कि रे ऑफ लाइट है। तो ए वेक्टर को अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें, ऐसे होगी ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और जेड वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जा सकता है। ये जो है ये एंगल निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स में ए कैप ए वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यही करते हैं ना, तो यही करते हैं। तो हमें थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू
ए वेक्टर डॉट के वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो देखिए अब यहाँ पर वेक्टर की बात की जाए, ए वेक्टर क्या है, ये इसको अगर हम के से के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, के वेक्टर क्या है, सीधे के कैप 1 के कैप, ये मान लीजिए के वेक्टर है, तो ये क्या होगी, के वेक्टर क्या होगी 1 के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो और किसी से मल्टीप्लाई होगी, के कैप अगर हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो के कैप वाली सिर्फ के कैप से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगी -1। ठीक है, हाँ ये सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में 10 के कैप दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 के कैप दिया हुआ है, तो 1 और ये 1 के कैप है, तो -1 इंटू -10 यही हो जाएगी, हो जाएगी -10। ठीक है, -10, ये क्या है, ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये होगी -10। ठीक है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6×36 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3 प्लस 100 अंडर रूट, ये हो जाएगी 300 प्लस 100 हो जाएगी 400, हो जाएगी 20। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये 1 के है, तो ये हो जाएगी 1 के, ये हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो जाएगी के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में इसको बैठाते हैं, ये जाएगी 10। ठीक है, -10 अपॉन 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगी -1/2। cos थीटा इक्वल टू -1/2 देख लीजिए आप, हो रहा है यहाँ पर, और -1/2 थीटा के cos के किस वैल्यू में आता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये बात, थीटा इक्वल टू हो जाएगी 120 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल होगी, ये वाले एंगल, ये होगी 120 डिग्री, ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। आई का वैल्यू कितना आ गया हमारा, आई इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आई इक्वल टू 60 डिग्री हमारे निकल गए। अब हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपल से स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस इंटरफेस के लिए, तो √2 sin 60 इक्वल टू √3 sin r। ओके, ठीक है, तो √2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3 sin r, √3 कट जाएगी, sin r इक्वल टू √2/2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 कट गई, r इक्वल टू हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सवाल थी, इसमें वेक्टर्स का बहुत सारा खेल था, बट अगर आप इस तरह के सवाल बनाएंगे तो ये जेई लेवल पे भी आपका फोकस हो जाएगा इस पर। तो इस सवाल में 2-3 कंसेप्ट यूज आए हमारे, जिसमें हमें वेक्टर्स का सबसे मेन सवाल यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ी ज्योमेट्री देखने को मिली, और उसके बाद अल्टीमेटली स्नेल्स लॉ देखने को मिली। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने बहुत अच्छे 2 सवाल बनाए, जिससे हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से 1-2 बार और रिपीट करके देखें, ये आपका रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ यहाँ से आराम से आपको क्लियर होते दिखेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा ये कंप्लीट होता है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को भी इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस अभी के इस वीडियो में से कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर लिखें, और हम लोग जल्द ही ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो खत्म कर देंगे, और अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल सर्फेसेस।